बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी, लाइट मैंने अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे थे अपने टॉपिक को। मैं बता रहा था कि हमारा टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी एंड वेरियस टेक्निक्स। तो इसको हम देखने वाले हैं किस हवाले से, वो देखिएगा। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था पहले। एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है उसमें मैंने बताया था कि प्लेन सरफेस यूज होती है, जिसकी वजह से हम इनको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सेकंड मैंने आपको टाइप बताई थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम यूज होता है, जिसकी वजह से हम इनको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। इनमें गैस क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन है, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, और ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी है। ये हमारे पास तकरीबन 11 क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स लिखी हुई हैं। तो इनको हमने डिस्कस करना है। मैंने इसके लिए एक शेड्यूल बनाया है, वो देखिएगा ज़रा आप। हमारा ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है और ये समझने वाला भी है। मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में जो है वो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं। तो जो हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे आगे, उनका प्रिंसिपल क्या है हर एक का, और उनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुई है उनकी क्या काइंड्स उसमें पाई जाती हैं, और हर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस का हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। तो आज के दिन हम यही करने वाले हैं। ये जो रेड पोर्शन है रेड कलर में, यही हम करने वाले हैं। कल हम पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर क्रोमेटोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और नंबर 2 उनका प्रोसीजर। ये दो चीज़ें हम करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे और सेकंड हम करेंगे प्रोसीजर। पार्ट 3 जो हम लोग संडे को करेंगे, उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे। हर क्रोमेटोग्राफी का दूसरे क्रोमेटोग्राफी से जो कंपैरिजन किया जाता है, जैसे एचपीएलसी का यूपीएलसी से, ठीक है। इसी तरह हम हर क्रोमेटोग्राफी के मुख्तलिफ कंपैरिजन जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सी ज़्यादा फायदा है, किसका डिसएडवांटेज है, किसका एडवांटेज है, कहाँ पर रेशो कॉस्ट कम होती है, कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है। वो चीज़ें हम 24 में करेंगे। तो आइए, आप लोगों ने इस शेड्यूल को आपने फॉलो करना है, इसको जहन में रखना है कि आज हम पार्ट 1 में क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं। फिर हर क्लासिफिकेशन के हम प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी काइंड्स क्या है। ये लेट कर रहे हैं, जल्दी से जो है ना वो ज्वाइन हो जाएं जो बाकी वेटिंग में है। मुझे लेक्चर क्लास लेते हुए मुझे नहीं पता चल पाता बाज़ के कोई ज्वाइन हो रहा है, तो मेरी तवज्जो फिर उधर चली जाती है। आइए हम ज़रा देखते हैं इसको मज़ीद। ये ज्वाइन नहीं हो रहे, मेरे ख्याल में इनका कोई नेट का इशू आ रहा है। इन स्टूडेंट्स का जुहेब ज्वाइन हो रहा है, जुनैरा है, उम्मे हबीबा है। चले ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आइएगा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अपने इस शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर हम अपने इस
डिवीजन के मुताबिक अगर हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे, तो हमें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि एक ही दिन में इन सारी चीज़ों को अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। आज भी हो सकता है जो मैंने पार्ट 1 किया है, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि ये हमारे पास हाफ हो पाए, क्योंकि इसकी 50 स्लाइड्स हैं। तो 50 स्लाइड्स हैं, तो देखते हैं हमारे पास कितना टाइम में हम इसको कवर कर सकते हैं। आइए जी, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ हमें हाव नाव पहले से मौजूद है। लेकिन मैं इसको बेसिक का आपको आइडिया दे देता हूँ, ताकि हम लोग टॉपिक हमारा रिवाइज हो जाए और हम आगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ जो डिटेल्स में है, ये जो हम समझना चाहते हैं उसकी तरफ हम बढ़ सकें। तो ये मिखेल स्वेट नामी एक रशियन साइंटिस्ट था। इसे 9,000 में इस क्रोमेटोग्राफी के वर्ड को लिटरली यूज किया था। ये क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस उसने यूज किया था। हाँ जी, मिखेल स्वेट 9001। इसको हम लोग नाम देते हैं कलर राइटिंग का। ठीक है, उसने क्रोमेटोग्राफी के वर्ड का नाम दिया था क्रोमेटोग्राफी, जो कि कलर राइटिंग से है। उसकी क्या रीजन थी कि जब उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट पिगमेंट्स पे किया था, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल्स, उनमें जो कलर्स पाए जाते थे वो कलर्स है ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया था क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक थी जिसमें हमने इनको सेपरेट आउट किया था प्लांट पिगमेंट्स को, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। और वो चूंकि कलर रखते थे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इस तरह के, जिसकी बेस के ऊपर इनको क्रोमेटोग्राफी का नाम इस टेक्निक को दिया गया। तो ये क्रोमेटोग्राफी कलर राइटिंग इसको क्यों कहा गया, ये क्रोमेटोग्राफी का नाम क्यों रखा गया ये टेक्निक को, तो उसके पीछे बेसिक ये रीजन थी। मिखेल स्वेट ने 900 में जो ये इसको पहला काम किया था, एम्प्लॉय किया था, इस टेक्निक को यूज किया था, तो इस वजह से इसको क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक मिक्सर मौजूद होता है। मिक्सर्स में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। हम उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं। सेपरेट आउट करके हम लोग क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। हमारा जो यानी कि वर्क होता है, एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्योरीफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का जनरल सा प्रोसीजर है, ओवरव्यू है। हम एक मोटी सी एक बात देख रहे हैं कि हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट करने के बाद हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कुछ टर्म्स मौजूद हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उन टर्म्स को हम लोग देखते हैं। इल्यूशन, इल्यूशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये आपने पहले भी ये वर्ड यूज किया होगा कि इन अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पीशीज को वॉश किया जाता है क्रोमेटोग्राफी कॉलम के थ्रू से बाय एडिंग द फ्रेश सॉल्वेंट। कोई भी फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करके हम जब उसको वॉश करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है एलूशन। मोबाइल फेज है, इसको नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो कि मूव करती है किसी भी स्टेशनरी फेज के ऊपर, उसको हम लोग मोबाइल फेज का नाम देते हैं। वो आपके पास गैस हो सकती है और लिक्विड, सॉलिड नहीं हो सकती, क्योंकि सॉलिड कभी मूव नहीं करती। स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज हम लोग नाम देते हैं एक ऐसी फेज को जो कि फिक्स होती है, मूव नहीं करती, इमूवेबल है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेशनरी फेज। और ये लिक्विड या सॉलिड हो सकती है, गैस नहीं हो सकती, क्योंकि गैस कहीं भी स्टेबल नहीं होती, फिक्स नहीं होती। रिटेंशन टाइम, टाइम ये वो टाइम है रिक्वायर्ड फॉर द सैंपल टू ट्रेवल, यानी कि जो सैंपल ट्रेवल करता है फ्रॉम इंजेक्शन पॉइंट, यानी कि जहां से आपने इंजेक्ट किया है, और डिटेक्टर तक, डिटेक्टर के तक पहुंचने तक का जो उसका टाइम है, उसको हम लोग रिटेंशन का नाम देते हैं, रिटेंशन टाइम। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में हम जो एनालाइट्स हैं जो कि मोबाइल और स्टेशनरी फेज है, इनके दरम्यान में जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का नाम देते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी ये मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय स्टेशनरी फेज, इसका आप जो कंसंट्रेशन होती है, जो इनके इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो एनालाइट्स की जो कंसंट्रेशन होती है, उसको हम लोग डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ हमारे पास और भी टर्म्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। एक डेड टाइम है, इसमें हम लोग कहते हैं कि टाइम टेकन फॉर द अनरिटेन्ड स्पीशीज टू रीच द डिटेक्टर, यानी कि वो टाइम के जो स्पीशीज अनरिटेन है, यानी कि वो टाइम जो हमें स्पीशीज की, एक होता है रिटेन, रिटेन का मतलब होता है कि वहां पर मौजूद रहे, अनरिटेन का मतलब है कि वहां पर मौजूद ना रहे और वो डिटेक्टर तक पहुंच जाए, उसको हम डेड टाइम का देते हैं, यानी कि जो रिटेन हुए बगैर जो पहुंच जाती है उसको हम डेड टाइम का नाम देते हैं। रेट ऑफ माइग्रेशन, इसमें जो अनरिटेन स्पीशीज हैं ये सिमिलर होती हैं एज एवरी रेट ऑफ द मोशन ऑफ द मोबाइल फेज मॉलिक्यूल, यानी कि जैसे मोबाइल फेज के मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे हैं वैसे ही अनरिटेन स्पीशीज भी पहुंचती है, इसको हम लोग नाम देते हैं रेट ऑफ माइग्रेशन। तो जो हमारे पास ये डेड टाइम है कैन बी एक्सपेक्ट एट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी मॉलिक्यूल टू द मोबाइल फेज और थ्रू द कॉलम, ये वही बात है जो ऊपर कर रहे हैं। कैपेसिटी फैक्टर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द माइग्रेशन रेट, यानी कि माइग्रेशन रेट को इन कॉलम्स में जो एनालाइट्स की होती है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम कैपेसिटी फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम डिटेंशन फैक्टर का नाम देते हैं, यानी कि जो हम पहले कर आए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो टर्म्स एक जैसी हैं लेकिन पास सब बुक्स में हम उसको कैपेसिटी फैक्टर का नाम देते हैं जिसको हम रिटेंशन फैक्टर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, जो रिटेंशन फैक्टर है वही कैपेसिटी फैक्टर है। सिलेक्टिविटी फैक्टर ये वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये टर्म्स बताने का मकसद ये है कि आपको अगर कहीं बुक्स में इनका जिक्र नजर आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो बाद बुक्स में ऑथर्स की वजह से कुछ नेम्स जो है ना उन्होंने डिफरेंट किए हैं, उनकी अपनी लॉजिक थी, उन्होंने इनको मुख्तलिफ नाम दिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानने हमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम इनको जान लेते हैं तो हम आसानी के साथ अपना नेक्स्ट वर्क कर सकते हैं। इसमें एक रिटेंशन फैक्टर भी आएगा कि आपके पास जो कोई मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स जो है ना वो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो कवर और जो टोटल डिटेक्टर तक का डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करके रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं, आर एफ की वैल्यू होती है जो। आइए नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी की याद रखिएगा 3 बेसिस पे की जाती है। एक फिजिकल मींस, सेकंड मोबाइल फेज मींस, थर्ड मैंने स्टेशनरी फेज मींस के नाम से किया है। फिजिकल कौन सा है कि आपके पास जो फिजिकल आपको वे नजर आ रहा है जैसे कि प्लेन सरफेस है और कॉलम है, ये आपको नजर आ रहे होते हैं, इसको हम फिजिकल मीन का नाम देते हैं फिजिकल वे से। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसी बेस के ऊपर बनती है। तो इस बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। और मोबाइल फेज है कि आपके पास लिक्विड है या गैस है या एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उस फेज के ऊपर। तो आपके पास मोबाइल फेज की वजह से 3 क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी है। थर्ड हम स्टेशनरी फेज की बेस के ऊपर भी हम क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है कि अगर आपके पास स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो वो आपके पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। अगर आपके पास अगर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉर्मल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल में क्या होता है कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर फेज होती है और जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर होती है। रिवर्स में इसका उल्टा है कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होगी और जो मोबाइल फेज है वो पोलर होगी। तो इस हवाले से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होती है।
ये कि नॉन पोलर है, पोलर है, इस बेस के ऊपर ये दो टाइप्स हैं, नॉर्मल और रिवर्स। थर्ड इसकी टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हम रेजन यूज करते हैं, जो आयंस कैटायन और एनायंस की बेस के ऊपर हम इसको कहते हैं। फोर्थ हमारे पास है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें हम पोरस मटेरियल यूज करते हैं स्टेशन फेज में। पोरस मैट्रिक्स यानी कि जो सीव्स वाला होता है जिसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास थ्री बेसिस हैं, थ्री मीन्स हैं, तीन रास्ते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम क्रोमेटोग्राफी की डिवीजन करते हैं। एक फिजिकल है, सेकंड मोबाइल फेज है, थर्ड स्टेशनरी फेज है। इन्हीं बेस के ऊपर हम क्रोमेटोग्राफी की डिवीजन करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ आ जाती हैं तो आपको क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक और जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत आसान सी चीजें लगने लगेंगी। तो आइए, इसको मैंने और तरह से भी इसकी क्लासिफिकेशन की है। ये देखिएगा, मैंने इस पे आपके पास जो ये कॉलम में नज़र आ रहा होगा आपको, ये टेबल नज़र आ रहा है। इसमें एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मैंने एक टाइप बनाई है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप बनाई है, एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, और एक परमिएशन या जेल परमिएशन, या आप इसको एक और साइज एक्सक्लूजन का नाम भी दे सकते हैं, वो हो सकती है। इसमें मैंने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने मोबाइल फेयर और स्टेशन फेयर रखी है, और फोर्थ वन में मैंने उनके नाम लिखे हैं। मैंने उसको काइंड लिख दिया है, लेकिन मैंने उसकी लिखना था नेम्स। ठीक है, कि इनको हम नाम क्या दे रहे हैं, फर्दर फर्दर क्लासिफिकेशन है इनकी। मैं क्लास लिख देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मैंने आपको यहाँ पे देखा गैस और सॉलिड, ये मिलकर बनाती है गैस क्रोमेटोग्राफी, या इसको हम एक और नाम देते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड है, अगर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड अगर मोबाइल फेज हो और स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अगर लिक्विड और सॉलिड हो तो ये HPLC भी है। HPLC क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसी वजह से इनकी मोबाइल और स्टेशनरी फेज चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, जिसकी बेस के ऊपर HPLC होती है मॉडिफाइड। इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, काफ़ी सारे इसमें एडवांटेजेस होते हैं, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह TLC है, लिक्विड और सॉलिड अगर मिले तो TLC की क्लास बनेगी, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन इसमें थिन लेयर की प्लेट्स होती हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर हम इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है ये। और ये मैंने ब्लू कलर में इसको शेड दिया हुआ है, वो इसलिए दिया है ताकि हम याद रखें ये प्लेनर है। और जो बाकी ब्लू नहीं है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC, ये दोनों प्लेनर है। बाकी सब क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, यानी कि इनमें कॉलम वे यूज किया जाता है, कॉलम का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो गैस और लिक्विड है, गैस से गैस क्रोमेटोग्राफी बन रही है, और लिक्विड से हमारे पास लिक्विड की जो टाइप बन रही है, HPLC है, TLC है, ये बन रही है। तो आपने इसमें याद रखना है। मैंने इनको कोशिश की है बताने की कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC, इन सब में सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज हो रही है, और लिक्विड फेज जो है वो लिक्विड मोबाइल फेज इस्तेमाल हो रही है। लिक्विड किन किन में, LC, HPLC और TLC। इसी तरह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसको देखिएगा, इसमें याद रखिएगा जो आपके पास स्टेशनरी फेज होगी वो लिक्विड में होगी। ठीक है, या अगर आपने, ठीक है, वो लिक्विड में होगी, तो गैस और लिक्विड मिलेगा तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और GLC का नाम भी उसको देते हैं। इसी तरह पार्टीशन में अगर लिक्विड यूज कर रहे हैं और लिक्विड लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है।
ठीक है, दो टाइप्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बन गई। अगर आपके पास सॉलिड है तो वो लिक्विड सॉलिड हो जाएगा, अगर आपके पास लिक्विड लिक्विड है तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की लिक्विड टाइप होगी। अगर लिक्विड लिक्विड है तो ये HPLC है। और इसी तरह अगर लिक्विड लिक्विड है तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास टाइप बनेगी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड है और ये जो स्टेशनरी फेज है वो रेजन होती है, इसमें आयन एक्सचेंज रेजन होता है, इनको इस वजह से हम लोग नाम देते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लिक्विड होती है और जो स्टेशनरी फेज है वो पॉलीमर मैट्रिक्स है। ये आप इसको नाम दे सकते हैं पोरस मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें सीव्स पाई जाती हैं, जिसमें पोर्स होते हैं, जिसमें सुराख होते हैं, इसलिए इनको हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का नाम भी देते हैं और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी का नाम भी देते हैं, GPC का नाम भी देते हैं। अच्छा, हमारी मीटिंग 10 मिनट्स में ऑफ होने वाली है, तो मैं ये एक दफ़ा बंद करके फिर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूंगा। फिलहाल हम इसको जारी रख रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है 9 मिनट्स का, तो मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बंद करके फिर आपको दोबारा से कॉल करूंगा, दोबारा से मीटिंग के लिए मैं लिंक भेजूंगा, ये आप ज्वाइन हो सकते हैं बाद में। आइएगा, मैंने इसकी और थोड़ी सी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने सबको लहदा लहदा से मैंने किया है, उसको आप लोग देखिएगा। मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की इन्वेंशन का सेहरा जो बताया जाता है, मेरी इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन हो कि आपको लगता हो इसमें कोई करेक्शन है तो वो मुझे आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हम भी डाटा जो है वो बुक से ही लेते हैं या जो इधर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल होता है। तो ठीक है, कोई इनवाइट वाला तो नहीं है। तो 1943 में मार्टिन और सिंह ने इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेहरा उसके उनके सर जाता है। इसमें मोबाइल फेज आपकी लिक्विड भी हो सकती है और स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड दोनों पॉसिबल है। TLC में ये कहा जाता है कि मार्क कगा, ये अजीब से इनके नाम होते हैं, मर्क और कगा, क्या कहा जाता है कि ये पायनीर हैं, यानी कि इसके बानी हैं। लेकिन जो सबसे पहले जिसको इन्होंने अप्लाई किया था वो इनजेलोव और श्रेबर है। 1938 में सबसे पहले इन्होंने इसको अप्लाई किया था TLC को, जिसमें मोबाइल फाइल लिक्विड है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है। HPTLC है, RE कैसर 1955 में, ये इसकी इन्वेंशन का सेहरा इनके सर बताया जाता है और इनमें मोबाइल फेज लिक्विड है और स्टेशनरी फेज क्या है वो सॉलिड है। ये जो मैंने ब्लू कलर में किए हैं ये बता रहा है कि ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, और जो ग्रीन कलर में है वो सबके सब क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। HPLC, ये वॉल्टर्स, आप कहेंगे वॉल्टर्स क्या नाम है, वॉल्टर कोई नाम नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जो ये बनाते हैं। इन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की थी 1980 में, जिसकी वजह से इसको HPLC का नाम इन्होंने ही दिया था। इसमें वही लिक्विड लिक्विड, इनमें स्टेशनरी मोबाइल फेज है। UPL गैस क्रोमेटोग्राफी है, मार्टिन और जेम्स ने 1952 में इसकी इन्वेंशन की थी। गैस और लिक्विड और गैस और सॉलिड दोनों की, जिसी में गैस और लिक्विड की भी आती है, गैस सॉलिड की भी आ सकती है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी वो गैस लिक्विड ही मशहूर है, या सॉलिड भी हो सकती है। ये आगे है UPLC है, ये भी वाटर्स ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वाटर सिस्टम की, वाटर सिस्टम के नाम से मौजूद है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। 2004 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और ये अल्ट्रा परफॉर्मेंस, यानी कि ये HPLC की मॉडिफाइड फॉर्म है UPLC। तो UPLC के एडवांटेजेस हैं HPLC के ऊपर, वो आप हम कंपेरिजन में उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हमारा थर्ड लेक्चर होगा। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में मुझे बस यही मिल सका है, 1955 में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का किया गया था।
नाम मुझे नहीं याद रहा और मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। तो इसमें वही लिक्विड है मोबाइल फेज, और स्टेशनरी फेज जो है वो पॉलीमर मैट्रिक्स। इसी तरह फ्लैश क्रोमेटोग्राफी है। आप क्वेश्चन करेंगे कि फ्लैश क्रोमेटोग्राफी को फ्लैश क्यों कहा जाता है, क्योंकि आनन फानन वर्ड यूज किया जाता है ओवर इन फ्लैश, यानी कि आनन फानन यानी कि बहुत जल्दी या रिजल्ट दे देता है, जिसकी वजह से इसको फ्लैश क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है। क्लार्क स्टिल ने इसको इन्वेंट किया था, डेट का कंफर्म नहीं है। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इसकी लिक्विड और सॉलिड इसकी स्टेशनरी फेज है। अफिनिटी है, ये अट्रैक्शन से इसका नाम लिया जाता है कि ये अट्रैक्ट करता है पोलर नॉन पोलर के हवाले से। और लाइक डिजॉल्व लाइक भी आप इसको कह सकते हो, यानी कि वो रूल भी यहाँ पे लग सकता है। स्टार्कनस्टीन ने 1910 में इसको इन्वेंट किया था। लिक्विड इसकी मोबाइल फेज है और सॉलिड इसकी स्टेशनरी फेज है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में स्मॉल स्टेमन और बोमैन ने 1975 में इसको इन्वेंट किया था। लिक्विड इसकी मोबाइल फेज है और आयन एक्सचेंज रेजन इसका स्टेशनरी फेज है। डी ट्रिपल सी जो है 1970 में, ठीक है, यहाँ पर वन मिस है, बाय टेनुमुरा, पिसानो एंड इटलो और इटो और बोमैन, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था सबने मिलकर। और ये लिक्विड और लिक्विड दोनों स्टेशनरी मोबाइल फेज लिक्विड ही है, यानी कि डबल लिक्विड इसमें फेज पाई जाती है। तो ये क्रोमेटोग्राफी की मैंने कुछ ये बताने की कोशिश की थी कि ये इन्वेंशन इन डेट्स ने और इन साइंटिस्ट ने की है, और ये मोबाइल और स्टेशनरी फेज है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे मोबाइल फेज लिक्विड है, गैस सिर्फ गैस में ही है, बाकी सब लिक्विड होती है। आपको फिर याद ये रखना होता है कि ये देख लें, इसमें लिक्विड और सॉलिड आपने याद रखना है। रेजन और जो मैट्रिक्स है वो आपको सारी इनसे याद रहती है, बाकी सब लिक्विड है या सॉलिड है, तो वो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैं अभी कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अप होने वाला है। तो ये ना हो लास्ट टाइम यही हुआ था कि खुद ब खुद वो ऑफ हो गई थी और रिकॉर्डिंग भी जो है वो सेव नहीं हो सकी। मैं इसको ऑफ करके दोबारा से इनवाइट करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।